अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ऑनलाइन लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट। हेलो, दिस इज रजनीश कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सेल चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने बेसिक चीज़ें कि सेल क्या होता है और सेल थ्योरी किसने दी और कैसे आई, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं पहला नेक्स्ट टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्रोकैरियोटिक सेल को आप मेरे साथ डिटेल में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाइएगा। लास्ट में आप प्रोकैरियोटिक सेल को और अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो क्लास 11th का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ इसको बहुत अच्छे से समझिए। पहले पॉइंट की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को अगर बेसिकली हम समझने की कोशिश करें तो अगर आपने मेरा पिछला जो चैप्टर मैंने फिनिश किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसमें हमने मोनेरा को पूरा अच्छे तरीके से वहाँ पे डिटेल में पढ़ा था और हमने ये समझा था कि मोनेरा ऐसे ग्रुप हैं जिसमें केवल और केवल बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो मतलब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अलावा आपको यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी भी दिख जाएगा। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी दिखेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। माइकोप्लाज्म भी हमने वहीं पे मोनेरा में ही पढ़ा था और पीपीएलओ जो कि उसी को हम कहते थे पीपीएलओ। तो ये सारे ग्रुप्स कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा और इन सब के पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल। आगे बात करें तो ऑफ कोर्स जनरली इनका जो साइज होता है वो यूकैरियोटिक के मुकाबले क्या होता है, स्मॉलर होता है। दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दूसरी बात, अब क्योंकि इनके पास बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है तो इनको डिवाइड करने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए आप एक अगले पॉइंट पे देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई मच फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। तो अब आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कहां पे पाए जाते हैं। आपको पता चल गया है मोनेरा किंगडम में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम आप ध्यान रखिएगा, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सब भी बैक्टीरिया ही है बच्चों। ठीक है, अब स्मॉलर इन साइज है, ये खास बात है इनकी यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले, और बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको कभी भी अगर बीमारी होती है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, तो वो बहुत तेजी से बच्चों डिवाइड करते हैं और अपनी बीमारी को जल्दी फैलाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज। तो ये बहुत छोटे से कई साइज बड़े भी हो सकते हैं। जैसे सबसे छोटा कौन है, माइकोप्लाज्म। ठीक है, और शेप की बात करें तो ये आपको कोकस शेप में, स्पाइरल शेप में, स्फेरिकल शेप में, कॉमा शेप में, कई तरह के शेप में देखने को मिल जाते हैं जो कि हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, डिस्पाइट डिफरेंस इन शेप एंड साइज ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सिमिलर बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बेसिक है। ठीक है, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, देयर आर लिमिटेड थिंग्स। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में, बहुत इसके सेल को स्ट्रक्चर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो आई होप आप इन 5-6 पॉइंट्स को समझ चुके होंगे। बहुत बेसिक से पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ डिस्कस करना बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन की। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बच्चे बात करो तो द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फंडामेंटली सिमिलर। सारे प्रोकैरियोटिक सेल वाले फंडामेंटली सारे सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक जैसा इनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। ठीक है, शेप अलग अलग हो सकता है और मे बी फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल। मोस्ट मतलब सब, लगभग सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब इनके स्ट्रक्चर की बात करना हमने शुरू कर दिया है। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जिस तरह से प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है,
उसी तरह इनके पास भी बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। और सेल वॉल किसके ऊपर होती है? ऑफ कोर्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया बता सकते हैं जिसके पास सेल वॉल नहीं होता, तो हमने ये पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। यस, माइकोप्लाज्म वाज दैट बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है बच्चों। वो भी किसको सराउंड करती है? सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि पहले आपके पास इस तरह से सेल मेम्ब्रेन होगी और उसके ऊपर इस तरह से सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म विल बी देयर। इनके पास साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। सेल में जो भी प्लेटफॉर्म है, जो अंदर कंटेंट है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो साइटोप्लाज्म भी होगा। ये तो हर सबके पास होता है, जितने भी सेल है साइटोप्लाज्म इज मस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एक क्लियर डिफरेंस देता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में, वो ये है कि दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आमतौर पे 9th क्लास से बच्चे जो पढ़ के आते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो ये बोल देते हैं कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है बच्चों। आप ये बोल सकते हो कि देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आप ये नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है। देखिए बच्चों, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है कि प्रॉपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बच्चों, उनमें खास बात यह है, जैसे आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहां पे, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। बट ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसीलिए यहां पे क्या कहा गया है? दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या होगी? इफ अ न्यूक्लियस इज प्रॉपरली हैव अ बाउंड्री, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जिसके पास, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो, अंदर फिर उसके जेनेटिक मटेरियल हो, उसको हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हम क्यों बोल रहे हैं कि एब्सेंट है। नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल इज निकेड। देखिए सेम बात है। अब मैंने क्या बोला आपको कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये किसी भी बाउंड्री से कवर्ड नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, ठीक है। वो पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सपोज्ड है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत प्रॉपरली एक वेल बाउंड्री से कवर्ड होता है, तो साइटोप्लाज्म और डीएनए के बीच में एक बाउंड्री बना देता है। लेकिन यहां पे जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म पूरी तरह से एक दूसरे से एक्सपोज्ड हो रखे हैं। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म कि जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। अभी हिस्टोन प्रोटीन जो वर्ड है बच्चों, ये 12th क्लास वाले बच्चे ज्यादा अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे इस वर्ड से। जो बच्चे भी नए आए हैं वो इस वर्ड से शायद से करेक्ट ना करें। देखिए मैं छोटा सा बता के चलता हूं, बहुत ज्यादा अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे हिस्टोन प्रोटीन होता है बच्चों, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए की पैकिंग में काम आता है, ठीक है। जब न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो क्रोमोसोम पैक होता है, डीएनए पैक होता है, तो वहां पे हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटे होते हैं डीएनए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप 12th क्लास में इसको भी पढ़ोगे, हिस्टोन प्रोटीन को पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एंक्लोज बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी कि देयर इज अ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो कुछ एडिशनल फीचर देखते हैं अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए अगली चीज आपको ये ध्यान देनी है, जो जीनोम होता है, मतलब जो डीएनए है इनके पास, ठीक है, जो इनके पास क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है, वो सिंगल होता है, ठीक। कैसा है? सिंगल क्रोमोसोम है वो। क्या है? सिंगल क्रोमोसोम है। सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। मैनी बैक्टीरियल कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो जेनेटिक मटेरियल आपको यहां दिखाई दे रहा है सिंगल है, ठीक है, सर्कुलर है और ये सिंगल होता है, ठीक। जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल में अलग है, वहां पे कई सारी क्रोमोसोम हो सकते हैं, लेकिन यहां पे देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। ये फीचर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे दिखने वाली है, और इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। जेनेटिक मटेरियल के अलावा इनका जो डीएनए जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके अलावा बच्चों इनके पास एक और डीएनए का मॉलिक्यूल होता है एडिशनल। ठीक है, क्या होता है? एक और, देयर आर सम स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मिड कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पे ये आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है और यहां पे अलग से कुछ सर्कुलर प्लाज्मिड्स बने हुए हैं। तो दे आर ऑल्सो डीएनए बच्चों। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनका थोड़ा फंक्शन अलग होता है। ठीक है, जो डीएनए जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है वो तो ये वाला काम करेगी, वो डीएनए ये है। लेकिन ये वाला जो डीएनए ये वो सारे काम नहीं करती है, इसका काम थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसके पास कोई डिफरेंट फीचर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसको बॉडी से निकाल भी दूंगा बैक्टीरिया के, तो इस बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इनके पास कुछ अलग फंक्शन होता है। लेकिन ये जो प्लाज्मिड वर्ड मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल, इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये वर्ड आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए यह जो प्लाज्मिड लिखा है, ये प्लाज्मिड वर्ड बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास सिंगल सेल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और उस मेन डीएनए के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए प्रोवाइड बैक्टीरिया विथ सम यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक का मतलब क्या है? फिजिकल कैरेक्टर। ठीक है, जो बाहर से आपको दिख रहा होता है। आपने 10th क्लास में जीनोटिपिक फिनोटिपिक पढ़ा होगा। तो फिनोटिपिक क्या होता है? जो हमको बाहर से फिजिकली कैरेक्टर दिखते हैं वो फिनोटिपिक होता है। तो कुछ अलग से फिजिकल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कौन? प्लाज्मिड्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा असर कर रहे हो। प्लाज्मिड निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। क्या? एंटीबायोटिक्स मतलब कि अगर आप जब दवा खाते हो बैक्टीरिया से बचने के लिए, एंटीबायोटिक खाते हो, तो वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। लेकिन कई बार ये प्लाज्मिड ऐसे जीन्स कंटेन करते हैं जिससे कि वो उस एंटीबायोटिक से भी लड़ सकते हैं। तो ये इन प्लाज्मिड का एक बड़ा स्पेशल फीचर है, और आप इसी को याद रखिए, 12th क्लास में आपको इसी से डील करना है। ठीक है, प्लाज्मिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर से इस वर्ड को याद रखना, 12th क्लास में आपको फिर से इस पे पढ़ना है। मैं बार बार इस वर्ड पे जोर दे रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। ओके, सो हमने डीएनए की बात कर ली। वन मेन डीएनए सर्कुलर होता है, और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये जो मैंने प्लाज्मिड की बात की ना, ये प्लाज्मिड का सबसे ज्यादा रोल कहां आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कहां पे? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया। यस, मतलब ये है कि अगर आप कोई कैरेक्टर देखना चाहते हो किसी बैक्टीरिया में, ठीक है, आप चाहते हो कि कोई बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, जैसे कर्ड बनाने लग जाए, ठीक है, कुछ भी, तो आपको उस कर्ड बनाने का जीन तो उस बैक्टीरिया के अंदर होना चाहिए ना। हमको वो जीन उसके अंदर डालना है अगर, तो हम किसका यूज करेंगे? हम करेंगे प्लाज्मिड का यूज। मैं ये चाहता हूं कि बैक्टीरिया लाइट छोड़ने लगे, लेकिन उसके अंदर उसका जीन तो होना चाहिए लाइट छोड़ने के लिए। तो मैं प्लाज्मिड में उस जीन को डाल करके और बैक्टीरिया के अंदर डाल सकता हूं, और वो कैरेक्टर शो होने लगेगा। अब आप सोचोगे सर ये क्या क्या बात है, हम कोई जीन डाल सकते हैं? बिल्कुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही तो होता है बच्चों। अब ये प्रोसीजर कैसे होता है, इसको आप डिटेल में जो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है क्लास 12 पे, वहां पे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पे बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल बस इतना समझ लो कि प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह होता है, जिसमें हम जीन डाल करके किसी बैक्टीरिया के अंदर भेज देंगे तो वो कैरेक्टर उसके अंदर दिखने लगता है। यही तो चमत्कार है इस प्लाज्मिड का, इसलिए तो मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं कि आपको क्लास 12 में इसको फिर से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये पॉइंट तो हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज
एब्सेंट, ठीक है। जो न्यूक्लियस है ना, जैसे ये आपके पास जेनेटिक मटेरियल है तो इसको कवर करने वाला कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब इतनी बात सबको समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा आपने, गोल्गी एपेरेटस पढ़ा होगा। ये सब बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना गोल्गी एपेरेटस होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सब कुछ नहीं प्रेजेंट है बच्चों, पूरा खाली है, डब्बा गोल इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर रखना बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। गोल्गी एपेरेटस यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी तक मैं एक बार सारे पॉइंट को रिकॉल कर दे रहा हूं। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इनके पास डीएनए है, सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम का, नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा एक एडिशनल डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, ये सब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनेले प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? राइबोसोम। राइबोसोम इज द कॉमन बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम ही ऐसा चीज है जो दोनों में प्रेजेंट है। अब राइबोसोम क्यों है, लेकिन इसका भी एक कारण है क्यों प्रेजेंट है राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम एक ऐसी चीज है बच्चों जो प्रोटीन बनाने में काम आती है, ठीक है। किसमें? प्रोटीन बनाने में। और प्रोटीन दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। किसके लिए? दोनों के लिए जरूरी है, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए भी और यूकैरियोटिक सेल के लिए भी जरूरी है, इसलिए राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है। क्लियर है। अच्छे से आप इस चीज को समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार सारी चीजें रिकॉल कर रहा हूं बार बार। मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम यहां डायग्राम में भी बना है। राइबोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक बार देख लीजिए, प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, नो मेम्ब्रेन बाउंड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्लाज्मिड को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के एनवेलप का, सेल एनवेलप का मतलब कि सेल के ऊपर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिए। देयर आर 3 लेयर्स। कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। अभी तक मैंने आपको यह बताया था कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है बच्चों, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नंबर सबसे नीचे कौन है? ये येलो कलर में, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके ऊपर ग्रीन कलर में कौन है? सेल वॉल प्रेजेंट है। कौन है? सेल वॉल। एरो यहां पे थोड़े गलत बने हुए हैं। सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल के ऊपर मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये आपके लिए एकदम नया है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये केवल और केवल बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, ये आपको यूकैरियोटिक में नहीं मिलने वाला। दिस इज अगेन अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल के ऊपर कुछ नहीं है। हद से हद अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो आपको सेल वॉल मिलेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बैक्टीरिया के पास सेल वॉल के अलावा बच्चों एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो शुरू से एक बार इसको ध्यान देते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल स्पेशली बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। देखिए कॉम्प्लेक्स तो ही भाई 3 लेयर है, ठीक है। तो क्या है? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है इनके पास।
आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में है सेल वॉल और सबसे नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे कि कौन सी 3 लेयर प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? सेल एनवेलप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल एनवेलप। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलप है वो किन तीनों से मिलकर बना है, तो आप आराम से बता सकते हैं आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल और इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए बच्चों, आगे हम थोड़ा ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये हमको क्लियर हो चुका है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल्स के बने होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इस तरह की चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो मेनली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बच्चों कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं। किसके? कार्बोहाइड्रेट के। इनका मेन काम क्या है? प्रोटेक्ट द सेल एंड हेल्प इन अधेशन। ठीक है, चिपकने में, अटैचमेंट में काम आता है ये। द थिकनेस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स वरी अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया में अलग अलग इसकी थिकनेस और केमिकल कंपोजिशन बच्चों हो सकता है। अगर जो आपके ग्लाइकोकैलिक्स अगर थोड़ा सा लूज है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक, द स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। किससे बचाएगा? लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स से बचाएगा स्लाइम लेयर। ठीक है, इन अदर बैक्टीरिया, कुछ और बैक्टीरिया में यही ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा सा थिक हो सकता है और टफ हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स या तो अगर बहुत लूज होगा तो स्लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लाइम बोलेंगे। और थोड़ा सा टफ होगा तो कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, दो चीज आप ध्यान रखिएगा। बोथ द कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर आर मेनली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड का मतलब ही क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मैंने अभी आपको बताया ना कि ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो वही ये वर्ड लिखा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा मोड़ा प्रोटीन भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन मेनली क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, ग्लाइको वर्ड जहां आपको दिख जाए वहां पे आप समझ जाना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, आगे ग्लाइकोकैलिक्स इस हो सकता है कि इतना सेल बैक्टीरिया के लिए एसेंशियल ना हो। ठीक है, लेकिन कई बार ये कुछ ट्रिगर इम्यून रेस्पॉन्स बताने के लिए काम आता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल इम्यून रेस्पॉन्स की कोई चीज आई है ना, इम्यून को कैसे रेस्पॉन्स करना है उसके ही काम आ सकता है। ऐसे इसका बहुत बड़ा कोई रोल बैक्टीरिया में नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स की। मेन बात आपको क्या याद रखना है कि अगर लूज है तो स्लाइम और टफ है तो कैप्सूल। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल की बारी। ठीक है, अब सेल वॉल के बारे में फटाफट देख लेते हैं। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप। क्या बताते हैं हमको? शेप डिसाइड करते हैं कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होना है। ऑफ कोर्स ये प्लांट के केस में भी यही काम करते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये भी ठीक है, सपोर्ट तो देते ही है, और ये काम तो हर सेल वॉल करता है जहां पे प्रेजेंट होता है। इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल को बर्स्ट नहीं होने देता सेल वॉल। वेरी गुड। अगला, द सेल वॉल इज रिजिड बिकॉज ऑफ अ स्पेशल मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इनका जो सेल वॉल है बच्चों, किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है। ये सब आपके लिए हो सकता है वर्ड न्यू हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन बच्चों पॉलीमर होता है जो कि नैग नैम नैग की चेन का बना होता है। ठीक है, नैम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकाजोम। तो इसकी चेन से मिलके बना होता है। ठीक है, पॉलीमर होता है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? नैम और नैग की एक चेन है।
ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, मैंने आपको ये भी अलग से बता दिया कि पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना होता है। अब एक चीज बच्चों यहां ध्यान रखना, जो पेनिसिलिन होता है जो कि एक एंटीबायोटिक है, वो बच्चों इस नैम नेक के जो जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, ये मान लीजिए नैम है, ये नैग है, ये नैम है, ये नैग है, इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे इनके बीच में जो लिंकेज है, नैम और नैग के बीच में जो लिंकेज है, पेनिसिलिन इसी को तोड़ देता है। ठीक है, पेनिसिलिन इसी लिंकेज को तोड़ देता है, और जब ये लिंकेज टूट जाता है, ठीक है, यहां लिखा है ना, पेनिसिलिन इनहिबिट द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रेन, इस क्रॉस लिंकिंग को तोड़ देता है। उससे होता यह है द बैक्टीरियल सेल वॉल बिकम्स वीक एंड द सेल अंडरगोस लिसिस, टूट जाते हैं सेल वॉल और उसकी वजह से बैक्टीरिया वीक हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं। वो इन सेल वॉल के इन नैम और नैक के लिंकेज को तोड़ते हैं। ठीक है, नैम और नैक के लिंकेज को तोड़ते हैं। तो हमने इस स्लाइड से क्या पढ़ा कि जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है, और पेप्टाइडोग्लाइकन नैम और नैग की चेन का बना हुआ है। नैम और नैग, नैम का मैं फिर से बता दूं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नैग होता है एन एसिटाइल ग्लूकाजोम, इसकी चेन का बना होता है। और जो पेनिसिलिन होता है इसी चेन के इंटरलिंकिंग को तोड़ देते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, अब मान लीजिए कि जो ब्लू कलर में है, ठीक है, वो नैम है और ग्रीन कलर में वो नैग है, तो इनके बीच में जो आप लिंकेज देख रहे हैं, इसको तोड़ करके इसको वीक करने का काम कौन करता है? पेनिसिलिन। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम्स स्ट्रेनिंग टेक्निक को। बच्चों, ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्निक दिया। ठीक है, उस टेक्निक के बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को दो तरह से क्लासिफाई किया। एक को बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक को बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिंपल समझते हैं। इन्होंने क्या किया, कलरिंग करने की कोशिश की, स्ट्रेन करने की कोशिश की। जो बैक्टीरिया उस स्ट्रेन को रिटेन रखता था, मतलब उस पे से वो कलर जाता ही नहीं था, उसको हम बोल देते थे ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर छोड़ देता था उसको हम बोलते थे ग्राम नेगेटिव। अब ये कलर कब पकड़ेगा कब छोड़ेगा, तो ये उनका टेक्निक डिसाइड करता था। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो कलर को पकड़ लेता था वो ग्राम पॉजिटिव, जो छोड़ देता था वो ग्राम नेगेटिव। आगे समझते हैं। ग्राम स्टेनिंग इज अ स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स। जैसे मैंने आपको बताया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता था? रिटेन द ग्राम स्ट्रेन एंड अपीयर पर्पल या वायलेट अंडर द माइक्रोस्कोप। वो उसके ऊपर वो कलर चढ़ा रह जाता था और माइक्रोस्कोप में देखने से पर्पल या वायलेट कलर का नजर आता था। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करता था? डू नॉट रिटेन द ग्राम स्ट्रेन और अपीयर पिंक और रेड आफ्टर काउंटर स्ट्रेनिंग, मतलब दोबारा से उसको काउंटर स्ट्रेनिंग करने के बाद वो कलर उस पर छूट जाता था। तो अब हमको यही करना है कि काउंटर स्ट्रेनिंग करने के बाद भी जो वायलेट रह जाए वो ग्राम पॉजिटिव, और काउंटर स्ट्रेनिंग करने के बाद जो वापस से पिंक हो जाए, रेड हो जाए, वो क्या है? वो क्या है? वो है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक टेक्निक थी उनकी, उस टेक्निक को भी मैं आपको बताऊंगा। ग्राम स्ट्रेनिंग इज अ वाइडली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जो ग्राम टेक्निक यूज कर रहे थे, जो उस ग्राम से स्ट्रेन हो जाता था टेक्निक से, वो पॉजिटिव, जो नहीं हो जाता था वो नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एनसीईआरटी में आपको ये टेक्निक बहुत डिटेल में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दे रहा हूं। सबसे पहले इस टेक्निक में क्या होता है? स्ट्रेन किया जाता है, ठीक है, 30 सेकेंड्स तक। फिर बैक्टीरिया गेट स्ट्रेन, ब्लूइश पर्पल में स्ट्रेन हो जाते थे वो। फिर उसको पानी से धोया जाएगा, वाटर, वॉश्ड विथ वाटर। फिर आयोडीन स्ट्रेनिंग की जाएगी उस पर 0.5 सॉल्यूशन के साथ। फिर से पानी से धोया जाएगा। फिर उस पर वायलेट आयोडीन का फॉर्मेशन हमको दिखाई देने लगता है। अब लास्ट स्टेप है जो कि निर्णय लेता है कि ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव, वो है ट्रीटमेंट विथ अल्कोहल। ट्रीटमेंट विथ अल्कोहल के बाद अगर वो अभी भी कलर रह जाता है तो वो है ग्राम पॉजिटिव, और अगर वो कलर छूट जाता है तो वो है ग्राम नेगेटिव। ठीक है,
तो काउंटर स्टेनिंग की, ठीक है, पर्पल कलर, फिर भी क्या रह गया, पर्पल कलर, तो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक। और काउंटर स्टेनिंग करने के बाद पिंक कलर आ गया तो वो क्या है, ग्राम नेगेटिव है। तो एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें हमने ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव को समझने की कोशिश की। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ लिया, अब बारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इनर मोस्ट लेयर। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको एक चीज बता देता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो हर जगह एक जैसा होता है, चाहे यूकैरियोटिक में हो चाहे प्रोकैरियोटिक में हो। तो अभी आप जैसे ही यूकैरियोटिक वाला पोर्शन हम शुरू करेंगे, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वैसे ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे वैसे भी आप इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब ध्यान दो, सेमी परमिएबल होता है, ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये अपनी तरफ से डिसाइड करता है कि किसको बाहर जाना है, किसको अंदर आना है, इसलिए यहां पे क्या लिखा है, सेमी परमिएबल। इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड एनवायरमेंट, इंटरेक्ट विद द आउटसाइड एनवायरमेंट। स्ट्रक्चरली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये बात मैंने आपको अभी बताई, चाहे यूकैरियोटिक का सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन हो, दोनों एक जैसे होते हैं। A special membrane structure called mesosome is found। ये वर्ड आपको थोड़ा सा मैं समझाते चलता हूं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये कुछ अंदर से फोल्डेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहां देखिए ऐसे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं मेसोजोम बच्चों, क्या बोलते हैं, मेसोजोम बोलते हैं। इतने अच्छे डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप चीज समझ लीजिए कि कुछ अंदर फोल्डिंग्स बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेसोजोम बोलते हैं। अब आप सोचोगे सर ये मेसोजोम का क्या काम है। मेसोजोम बच्चों ठीक वही काम करता है प्रोकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है कहां पे, यूकैरियोटिक में, मतलब कि रेस्पिरेशन का काम करता है बच्चों, ठीक है। क्या करता है, रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, यहां पे मेसोजोम करता है, ठीक है। तो आप ये वर्ड याद रखिए मेसोजोम के बारे में, कई सारे नए टर्म्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, मेसोजोम्स। और सेल डिवीजन में भी बच्चों इसका बहुत बड़ा रोल है, सेल मेसोजोम का, अभी मैं आपको बताऊंगा। इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोजोम अकर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। देखिए वेसिकल्स के फॉर्म में दिख जाएंगे आपको, टिब्यूल्स के फॉर्म में दिख जाएंगे, लेमिनर के फॉर्म में दिख जाएंगे। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं पिक्चर के फॉर्म में लाया हूं ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो मेसोजोम को अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग अभी। तो देखिए मेसोजोम के फंक्शन की बात करें तो ये आपके सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आएगा, ठीक है, सेल वॉल बनाने में काम आता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में भी काम आता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से नया डीएनए बनना, इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, तो वहां पे भी काम आएगा मेसोजोम। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए डॉटर सेल्स, ठीक है, मतलब कि दो सेल्स में अलग अलग डिवाइड होंगे ना डॉटर सेल्स, तो वहां पे भी काम आएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन, मैंने बताया ना आपको कि जो काम माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में करता है वही काम मेसोजोम प्रोकैरियोटिक में करता है, रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन। तो कई बार ये नीट में सवाल आ भी चुका है कि जो काम माइटोकॉन्ड्रिया है तो प्रोकैरियोटिक में उसके बदले कौन है, तो आंसर है मेसोजोम, ठीक है बच्चों। सिक्रीशन प्रोसेस में भी काम आता है, ये आपके 11th क्लास में क्वेश्चन भी बन सकता है और बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन ऐसे दे देगा इसमें से कौन सा काम नहीं करता है मेसोजोम, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी याद होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर स्ट्रक्चर क्रिस्टी होता है जो इनर सरफेस बनाता है, वो भी सरफेस इंक्रीज करता है। तो यहां पे सरफेस में इंक्रीज कौन कर रहा है, मेसोजोम। साथ में बच्चों कुछ एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेसोजोम। सोचो कितने सारे काम है इस मेसोजोम को, तो आपको तो इसको बिल्कुल गलती से भी भूलना नहीं है, ठीक है। मेसोजोम को इतना मैंने बढ़िया स्ट्रक्चर देखिए यहां मैं लेके आप लोग के लिए, इतने सारे मेसोजोम यहां देखिए बने हुए हैं, ठीक है। और बीच में हमारा ये क्रोमोजोम जेनेटिक मटेरियल डीएनए बैठा हुआ है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको मेसोजोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझते हैं बच्चों, कुछ बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन कुछ एडिशनल फोल्डिंग्स रखते हैं ऐसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडिशनल फोल्डिंग्स रखते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर बच्चों उन्हीं के पास होता है जहां पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और इस क्रोमेटोफोर में बच्चों क्लोरोफिल भरा होता है। अब क्योंकि इनके पास अलग से वो तो प्लास्टिड तो है नहीं, तो क्रोमेटोफोर जो कि सेल मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग है लाइक मेसोजोम, उसके अंदर भरा होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो जहां पे आपको दिख भी रहा होगा कि इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया, देयर आर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन कॉल्ड क्रोमेटोफोर, और उसके अंदर क्या भरा होता है? क्लोरोफिल भरा होता है। ठीक है, कलरफुल वाले के लिए क्रोमेटोफोर यहां पे आपको दिख रहा होगा, कंटेनिंग पिगमेंट्स। ठीक, और ये परफॉर्म करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। चलिए, अब हमारे पास फाइनली टॉपिक आ चुका है फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, डिटेल में हम एक एक चीज को डिस्कस करते आ रहे हैं बच्चों। डायग्राम बहुत अच्छे आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उस हिसाब से इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो या ये मोटाइल हो सकता है, मतलब मूव कर सकता है, और नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकता। ठीक, मोटाइल बैक्टीरिया पजेस थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन कॉल्ड फ्लैजेला। जो मोटाइल होते हैं उनके पास क्या होता है? फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, फ्लैजेला अराइज फ्रॉम द सेल वॉल। यस, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये फ्लैजेला निकलता कहां से है? तो ये बच्चों निकलता है कहां से? सेल वॉल से निकलता है, एंड हेल्प इन लोको मोशन, मूवमेंट में काम आता है। तो यहां से एनसीईआरटी की एक लाइन से सवाल बनता है बच्चों, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि फ्लैजेला अराइज फ्रॉम द सेल वॉल। बैक्टीरिया शो वेरिएशन इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। किसी के फ्लैजेला छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी में ज्यादा फ्लैजेला हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही फ्लैजेला है, यहाँ पे कई सारे, यहाँ पे दो है, और इन सबके अलग तरह के नाम भी लिखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपको नहीं दिए, तो आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल देख लीजिए इसको, बाकी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरियल फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसके 3 पार्ट है। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो बेस वाला पार्ट है ना, बेस वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों? बेसल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये कहां पे फंसा हुआ है? सेल वॉल में। इसके ठीक जस्ट ऊपर वाला ये जो पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं क्या? हुक। ये क्या है? हुक है। और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द फ्लैजेला। सोचिए, फ्लैजेला के भी 3 पार्ट है यहां पे, बेसल बॉडी, उसके ऊपर हुक, उसके ऊपर फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, हॉलो होता है, रिजिड होता है। ठीक है, खैर इसकी डिटेलिंग हमें इतनी नहीं करनी है। आप फिलहाल इन 3 पार्ट्स को याद रखिए फ्लैजेला के, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, सॉरी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, क्या है ये? लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ठीक है, सेल सरफेस से आउटसाइड की तरफ जाता है। द फिलामेंट इज हॉलो, रिजिड, हॉलो मतलब अंदर से खाली है, रिजिड एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। किसका बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। कौन? फ्लैजेला। ठीक है, फिलामेंट जो होता है फ्लैजेला का, वो किसका बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ये भी आप ध्यान रखिए। द बेसल बॉडी इज रॉड स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टिंग ऑफ रिंग्स। किसके बने होते हैं? रिंग्स के। जैसे आप ये रिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे ये रिंग्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई किसकी बात? फ्लैजेला। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके 3 पार्ट के नाम, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा? फिलामेंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फ्लैजेला के अलावा बच्चों इनके पास कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लैजेला के तरह ही दिखते हैं। तो एक है पिलाई और एक है फिम्ब्री। आइए इनको भी समझ लेते हैं। पिलाई एंड फिम्ब्री आर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ये भी आपको सरफेस पे ही मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से सरफेस पे ही मिलेंगे। अनलाइक फ्लैजेला दे डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी। यस,
फ्लैजिला तो हेल्प करता है मूवमेंट में, लेकिन पिलाई और फिम्बरी मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं बच्चों, इनका कुछ अलग रोल है। आइए समझते हैं। तो पिलाई की पहले बात करते हैं। तो पिलाई आर एलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स ट्यूब जैसे होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पाइलिन। किसके? पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्रू पिलाई आर फाउंड ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसमें प्रेजेंट होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं आपको एक चीज बता दूं तो बच्चों, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। उनके पास ये एक हथियार होता है पिलाई। मेजरली पिलाई कहां प्रेजेंट होते हैं? ग्राम नेगेटिव में। पिलाई आर इन्वॉल्व इन द मेटिंग प्रोसेस। किसमें? मेटिंग प्रोसेस, मतलब कि डीएनए ट्रांसफर। इनके लिए मेटिंग क्या है कि पिलाई के थ्रू क्या होता है, इनका इसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे डीएनए के अंदर जाता है। वो भी किसके थ्रू जाता है? पिलाई के थ्रू जाता है। तो पिलाई का ये बहुत बड़ा रोल आप याद रखिएगा, किसमें काम आता है? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो आपने ये टर्म पढ़ा होगा, सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है थ्रू पिलाई, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन बोलते हैं। डीएनए ट्रांसफर करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। ड्यूरिंग कंजुगेशन partial transfer of DNA occurs from donor cell to the recipient cell, as you can see in the diagram. Formation of pili is genetically controlled and cell type specific, ठीक है। Conjugation occurs only between compatible bacterial cell, तो जो compatible मतलब जो एक जैसे थोड़े होते हैं उनके बीच में ही होता है, और इसमें कौन काम आता है? पिलाई काम आता है, ठीक है। तो आप रोल समझ गए पिलाई का ना अच्छे से, मूवमेंट में काम नहीं आता। आगे बात करते हैं फिम्बरी की, ठीक है। तो फिम्बरी क्या होता है बच्चों? दे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये भी इस तरह से निकलते हैं फिम्बरी, ठीक है। दे आर स्लेंडर ट्यूब मेड अप ऑफ हेलिकल अरेंज्ड प्रोटीन सब यूनिट्स। देयर डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 3 to 10 नैनोमीटर। ये सब छोटी छोटी जानकारी है। फिम्बरी हेल्प्स बैक्टीरिया इन अटैच, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अटैचमेंट में काम आते हैं रॉक्स इन स्ट्रीम। जैसे अगर आपके गट में बैक्टीरिया जाएगा तो उस गट में जैसे आप कुछ पियोगे पानी या फिर कोई एसिड जाएगा तो इसको ये आपके गट को पकड़ के रखता है। किसके थ्रू? फिम्बरी के थ्रू पकड़ के रखता है, ठीक है। तो ये अटैचमेंट में काम आता है। किसका? अटैचमेंट में। दे ऑल्सो हेल्प बैक्टीरिया अटैच्ड होस्ट टिश्यू एंड एडिंग अधेशन, मतलब आपके गट में चिपका रहेगा, ठीक है। ये आपका गट है ना, तो गट में आपके चिपका रहेगा। किसके थ्रू से? फिम्बरी के थ्रू। तो हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े। फ्लैजिला मूवमेंट में काम आता है, पिलाई कंजुगेशन में काम आता है, और फिम्बरी ये अधेशन में चिपके रहने में काम आता है। लोकोमोशन में इसका कोई रोल नहीं है बच्चों। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राइबोसोम एक ऐसी चीज है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम की पहले बात करते हैं, फिर हम इंक्लूजन बॉडीज की भी बात करेंगे। राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे जुड़े होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, ठीक है। दे आर अप्रोक्सीमेटली 15 nm इंटू 20 nm इन साइज। ये साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपको ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, ठीक है। 2 सब यूनिट, वैसे हर एक राइबोसोम 2 सब यूनिट के ही बने होते हैं। एक सब यूनिट है 50s का, जो कि लार्जर, देखिए आप अगर स्ट्रक्चर को देखोगे राइबोसोम के तो इस तरह से बर्गर की तरह होता है, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला जो बर्गर है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है और नीचे वाला छोटे साइज का होता है, ठीक है। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे जो लार्जर वाला है ये है 50s का। एस क्या होता है? सेडिमेंट यूनिट होता है बच्चों, मतलब कि जब हम इसको मिलाएंगे तो किस तरह से नीचे सेडिमेंट होगा उस रेट को हम बोलते हैं एस, सेडिमेंट रेट बोलते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट होता है ये, तो उसी बेसिस पे हम इसको नाम देते हैं। तो जो लार्जर होता है वो 50s का होता है और जो स्मॉलर होता है उनका 30s का होता है। 50 और 30। अब आप कहोगे कि सर ये 50 + 30 तो 80 हो गया। देखो बच्चों,
जब हम केवल बड़े वाले को सेडिमेंट करेंगे तो 50s के रेट के थ्रू सेडिमेंट होगा, जब केवल छोटे वाले को करेंगे तो 30 के थ्रू होगा, लेकिन जब हम पूरे को एक साथ करेंगे तब ये 70s का होगा। तो केवल लार्जर यूनिट की बात करें तो ये केवल क्या है, 50s है, ठीक है, 50s है। छोटे वाले की बात करें तो 30s है, लेकिन पूरे की एक साथ बात करें तो ये है 70s, ठीक है, क्या है, 70s है। यहीं पे डिफरेंस हो जाता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। यहीं पे आप जब यूकैरियोटिक पढ़ोगे तो मैं आपको राइबोसोम बताऊंगा, वहां पे अभी थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ोगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, स्मॉल सब यूनिट कैसा होता है, 30s का। अगर आपको अभी भी एस वाला वर्ड नहीं समझना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम राइबोसोम को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रख लीजिए कि लार्जर यूनिट 50s, स्मॉलर यूनिट 30s का, और टोटल ओवरऑल राइबोसोम कितना है, 70s का है, ठीक है। यहां पे प्लस नहीं करना है हमें। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किसके काम आता है, प्रोटीन बनाने में बच्चों, किसमें काम आता है, प्रोटीन बनाने में काम आता है, ठीक है। मैट्रिक्स राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन रिमेन विथ इन द सेल, जो ये प्रोटीन बनाएगा वो सेल के अंदर ही रहता है, कहां, सेल के अंदर ही रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन डेट आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, वो राइबोसोम जो सेल मेम्ब्रेन के पास में रहते हैं, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूं इस चीज को मैं, जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, कहां पे, साइटोप्लाज्म में, वो जो प्रोटीन बनाएगा वो सेल के अंदर रहेगा, लेकिन जो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं वो जो प्रोटीन बनाएगा बच्चों वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्लियर है, ठीक है। सेवरल राइबोसोम कैन अटैच टू सिंगल mRNA, ठीक है, टू फॉर्म पॉलीराइबोसोम। कुछ राइबोसोम जो होते हैं mRNA, अभी mRNA क्या होता है ये आपको बाद में समझ में आएगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे। तो खैर यहाँ पे आपको इतना एनसीईआरटी इतना कुछ खास नहीं दिया हुआ है तो इसको आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। mRNA क्या होता है इसको मैं बाद में आपको जब 12th का कंटेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेवरल राइबोसोम कैन अटैच टू सिंगल mRNA टू फॉर्म पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। The ribosome of polysome simultaneously translate mRNA to into protein। खैर यहाँ पे लिख भी दिया है कि mRNA का क्या रोल होता है। mRNA क्या करता है बच्चों, ये प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, फाइनली क्या बनाता है, प्रोटीन कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम दे रखा है बच्चों, ठीक। तो ये हो गई हमारे राइबोसोम की डिटेल। मेन क्या याद रखना है कि कितनी यूनिट है, ये यूनिट याद रखना है, टोटल मिला के कितनी यूनिट है आपको ये याद रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा रोल किसमें काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है, ओके। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इंक्लूजन बॉडीज। ये क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं बच्चों। देखो, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व मटेरियल है जो आगे फ्यूचर में काम आने वाले हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन के होते हैं ये इंक्लूजन बॉडीज, लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म में तैरते हैं, जैसे आप ये कलरफुल बॉडीज देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 3 इंक्लूजन बॉडीज हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बैक्टीरिया के अंदर कुछ फोस्फेट के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं बच्चों, फोस्फेट के ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ आपको साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल मिल जाएंगे जैसे साइनोबैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और कुछ आपको ग्लाइकोजेन के ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे, ये सब उनके फूड के लिए काम आते हैं, किसके लिए, फूड के लिए काम आते हैं बच्चों, ठीक है। अलग अलग बैक्टीरिया में, साइनोफाइसियल किसमें, साइनोबैक्टीरिया में आएंगे। Some inclusion bodies are surrounded by a single layered non-unit membrane. These membrane is 2 to 4 nanometer thick. तो कुछ के पास सिंगल मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन हो सकती है और कुछ मैक्सिमम के पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखने हैं आपको, ये तीनों हैं हमारे सिलेबस के इंक्लूजन बॉडीज, फोस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिल ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये 3 आपको दिख जाएंगे, ये 3 आपको दिख जाएंगे उसमें एज अ इंक्लूजन बॉडी में, ठीक है बच्चों। मेन आपको यही याद रखना है। एग्जांपल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडी भी दे रखा है जो कि हमारे सिलेबस में खैर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे इसको ध्यान दो।
यहाँ पे जैसे BHP ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स, ये आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तीन कौन से हैं? ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स है। यही हमारे इंक्लूजन बॉडी बच्चों, जो कि एज अ रिजर्वॉयर की तरह इसको हमारे उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आ गया होगा। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, आपको केवल ये तीन नाम याद रखने हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिल ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो आई होप ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया दोबारा, तो कमेंट में मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। एंड में फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। थैंक यू।